हम बात करेंगे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट की। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता है, चैप्टर नंबर 2 में भी है, चैप्टर नंबर 3 में भी है। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, इसको बनाते क्यों है, इसकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, हेडिंग डाल लो। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। थोड़ी हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो माइंड मत करना, मैंने थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके किसी भी पॉइंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले पता लगाना उसका अर्थ, एक्चुअली में होता क्या है। दूसरे नंबर पर प्रकृति और तीसरे नंबर पे उसकी अकाउंटिंग, उसको करते कैसे हैं। ठीक है, पहला अर्थ, साझेदारी फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर संपत्ति व दायित्वों के मूल्यों में हुए परिवर्तनों के प्रभाव को नए चिट्ठे में संपत्तियों व दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन किए बिना प्रदर्शित करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अभी आप नोट करिए, इसका मैं पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद इसकी प्रकृति, नाम मात्र। आप आदत बना लो, जितने भी अकाउंट आप बनाते हो अकाउंटेंसी में, उसकी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप कोई सा भी अकाउंट बनाओ, ठीक है ना। जो भी चैप्टर में जो भी अकाउंट बनाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए उसकी प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन जरूर आएगा एक प्रकृति का, ठीक है ना। नाम मात्र का खाता। तीसरे नंबर पे इसकी आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए आपको जनरल एंट्री में बता रहा हूँ, बाकी जब वो बनाएंगे अकाउंट इसका, तो अकाउंट बनाने का वही तरीका है जो पुनर्मूल्यांकन बनाने का है, रेवोल्यूशन बनाने का, कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है। लास्ट में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। तो देखो, लेखांकन। लेखांकन में लाभ होने पर पहली एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहां मैंने ओल्ड शब्द का यूज करा, समझ जाओ किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ओल्ड रेशो में। हम नॉर्मली रिवॉल्यूशन में भी ऐसा ही करते हैं,
प्रॉफिट होगा तो एंट्री करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बट मेमोरेंडम में हमको 2 एंट्री करनी होती है। कितनी? 2। एक बार तो प्रॉफिट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसे नॉर्मली हम करते हैं। इसकी सेकंड एंट्री करते हैं इसकी उल्टी। इसकी जो भी एंट्री आपने ऊपर पास करी इसकी उल्टी एंट्री कर दो। सेकंड एंट्री हुई, इस ओल्ड की जगह उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? न्यू। क्या हो जाएगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बार ओल्ड में और एक बार न्यू में। न्यू वाली जो एंट्री है ऊपर वाली की क्या करनी है? उल्टी करनी है। क्लियर है? दूसरा आप देखोगे इस एंट्री के मेमोरेंडम से इस एंट्री का मेमोरेंडम क्या हो जाता है? कट जाता है। इसका मतलब रिवैल्यूएशन का प्रभाव खातों से क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसको समझ लो। पहली बात, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का खाता बनेगा कब? क्वेश्चन में एक लाइन देगा, पूरा क्वेश्चन बोल देगा कि हमारी संपत्तियों में इतना इतना परिवर्तन हुआ, दायित्वों में इतना इतना परिवर्तन हुआ, परंतु पुस्तकों में संपत्ति व दायित्वों को पुराने मूल्य पर ही दिखाना है, नए मूल्य पर नहीं दिखाना। या तो ऐसे बोलेगा या बोलेगा संपत्ति व दायित्वों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है, इस तरह के शब्दों का अगर वो प्रयोग करेगा, भाई दायित्वों और संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन तो हो ही रहा है, पर उस परिवर्तन के प्रभाव को चिट्ठे में दिखाए बिना हमको इनका प्रभाव भी दिखाना है और चिट्ठे में संपत्ति व दायित्वों का मूल्य भी परिवर्तित नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं? नई बैलेंस शीट में संपत्ति व दायित्वों को नए मूल्य पे लिखते हैं अगर उसका पुनर्मूल्यांकन हो गया है तो। जैसे बिल्डिंग 1 लाख की बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन में कहते हैं 90,000 रुपए की है, तो नई बैलेंस शीट में कितने पे दिखाते हैं उसको? 90,000 रुपए पे। परंतु अगर आप मेमोरेंडम बनाओगे तो उसको 90 पे नहीं दिखाओगे। कितने पे दिखाओगे? जितना पुरानी बैलेंस शीट में उतने अमाउंट पे आप नई बैलेंस शीट में दिखाओगे। क्लियर है? ऐसा क्यों किया? स्मरणार्थ बनाने पर देखो एंट्री से देखो, रिवैल्यूएशन में डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, इफेक्ट इसका पूरा खत्म। पूरा इफेक्ट किस पे आ गया? कैपिटल। किस पे आ गया? कैपिटल। क्लियर? दूसरी बात आप याद रखना, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि संचयों में भी परिवर्तन नहीं करना है, अगर ये लाइन दे तो संचयों को भी हम एडजस्ट करेंगे, एक बार ओल्ड रेशो में और एक बार न्यू रेशो में। पर अगर संचय की वो बात ना करे क्वेश्चन में तो संचय को नॉर्मली जैसा हम करते हैं बाई में लिखते हैं, बाई ओल्ड रेशो में, आपको कैपिटल अकाउंट के बाई में नॉर्मली आपको लिख देना। आप कंफ्यूज मत होना, किसी क्वेश्चन में तो वो रिजर्व को दोनों साइड लिख देता है, किसी क्वेश्चन में केवल बाई में लिखता है। आप कंफ्यूज मत होना कि मेमोरेंडम वाले क्वेश्चन में अगर स्पेशली कह दे कि संचयों के मूल्य में भी परिवर्तन नहीं करना है तो आपको क्या करना है? संचय को बाई में लिखना है ओल्ड रेशो में, फिर इसको उसी संचय को 2 में लिखना है न्यू रेशो में। क्लियर है? ऐसा वो एक क्वेश्चन में करेगा आपके एग्जाम्पल में। जब आप उसको करोगे तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसने एक लाइन दे रखी है क्वेश्चन में, संचयों के मूल्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। और जिस भी चीज के मूल्य में परिवर्तन नहीं करेगा किसी भी संचय में, तो उसको एक बार बाई में लिखेंगे और एक बार 2 में लिखेंगे। बाई में ओल्ड रेशो में लिखेंगे और 2 में न्यू रेशो में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? ये मेमोरेंडम हो गया क्लियर, थ्योरेटिकल पॉइंट है। अकाउंट बनाना भी क्वेश्चन से सीख लेंगे। ठीक है, नोट करो। इसकी और एंट्री होगी। इसका अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? पेज नंबर 146 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 का। निकाल लो। XYZ एक फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने लाभों को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटा। ये क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं जब रेवोल्यूशन बनाना था। अब हम कर रहे हैं अगर मेमोरेंडम बनाना है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? 31 दिसंबर 16 को फर्म का स्थिति विवरण इस प्रकार से है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन में। अब कह रहा है उपरोक्त तिथि को वाई निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 पर किया जाएगा और फर्म की खाता पुस्तकों में इसे नहीं दिखाया जाएगा। क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, हम कभी भी गुडविल को फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाते। कौन से लेखा मानक के अनुसार? लेखा मानक 26 के अनुसार। और कौन से भारतीय लेखा मानक के अनुसार? भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना, ख्याति का शब्द आते। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ठीक है ना? ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मशीनरी पर 10% का और मोटर वैन पर 15% का ह्रास लगाया जाएगा। स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाएगी। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 975 रुपए बढ़ाए जाएंगे।
इन सारी चीजों में परिवर्तन कर रहे हैं। और परिवर्तन में कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 का दायित्व बनाया जाएगा। यहां तक हमने देखा कि हमें पता लगा कौन सा अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन। क्लियर? आगे पढ़ो। यह निर्णय लिया गया भविष्य में एक्स और जेड लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। इससे मुझे पता लगा कि मुझे कौन सा अनुपात निकालना है? फायदे का अनुपात। तो रिटायर हो रहा है एक आदमी, इसमें पुराना अनुपात है, नया अनुपात है, फायदे का निकाल लेंगे। इसके बाद है आप पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और अवकाश ग्रहण करने पर स्थिति विवरण बनाइए। यहां तक का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, पर इसने कंडीशन और लगा दी। यह मानते हुए भी हल कीजिए कि साझेदार संपत्ति व दायित्वों को उसके पुराने पुस्तक मूल्य पर ही दिखाने का निर्णय लेते हैं। पुराने मूल्य पर ही दिखाने का निर्णय लेते हैं तो फिर अब रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, अब कौन सा बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है, आया क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब हमको बनाना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और अवकाश ग्रहण कर रहा है इसी तिथि पर 31 दिसंबर 16। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। पॉइंट टू पॉइंट चलते चलो। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपसे कह, गुडविल तो आती नहीं इसमें। पॉइंट नंबर खा कह रहा है मशीन पर 10% और मोटर वैन पर 15% का हिरास लगाओ। तो मशीन तो 17,500 की है और डेप्रिसिएशन हमेशा कौन से साइड में लगेगा? 2 वाली साइड में। ठीक है, 2 वाली साइड। 2 मशीनरी कितने परसेंट लगाना मशीन पे? 10%। मशीन आपकी 17,500 की, 10% कितना हुआ? 1750। मोटर वैन का 15%। मोटर वैन आपकी ऊपर दे रखी है बैलेंस शीट में 4,000 की, इसका 15% कितना हुआ? 600 रुपए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, एक स्टेप हम कर चुके थे, सेकंड तरीका कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाए। स्टॉक कितने का है बैलेंस शीट में? 12,500 का। इस पे कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है? स्टॉक पे 20% की। तो वृद्धि करेंगे, स्टॉक कहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट में? इधर लिखा हुआ है। वृद्धि करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? इधर ही लिखेंगे, बाई में। बाई स्टॉक 12,500 का 20% कितना हुआ? 2,500। इसके बाद बाई बिल्डिंग में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। बिल्डिंग कितने की हमारी बैलेंस शीट में? 22,500 की, 10% कितना हुआ? 2,250। क्लियर? आगे कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में 975 बढ़ाए जाएं। 975 बढ़ाए जाएं, ना कि 975 से बढ़ाए जाएं। से आता है तो क्या करते हैं? डिफरेंस नहीं निकालते। ठीक है, 975 तक बढ़ाया जाए तो क्या निकालते हैं? डिफरेंस। से आए या कुछ ना कहे तो उतना ही बढ़ा दो जितने वो कह रहा है। प्रोविजन कहां पे बढ़ाते हैं? हमेशा 2 में बढ़ाते हैं। कहां बढ़ाते हैं? 2 में। 2 पीवीडी अकाउंट 975। आगे कह रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 का दायित्व तो बनाया गया, निश्चित हो गया। बैलेंस शीट में देखो कर्मचारी क्षतिपूर्ति है क्या? नहीं है। जब बैलेंस शीट में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नहीं होती है तो रिवैल्यूएशन में कहां लिखते हैं इसको? 2 में लिखते हैं। 2 लायबिलिटी फॉर, इसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी लिख सकते हो। ठीक है ना? कितने रुपए का? अब देखिए यहाँ का टोटल 4,750 है, इधर का टोटल कम है हमारा। ठीक है, 4,750। अब आप इसका चेक कर लो, इसका टोटल कितना है? 2,500 हो गया। ये कितना हो गया? 1,800, 2,400, 2,400 और 1,600, 4,000। ठीक है, 4,150। कितना आ गया ये? 600। कितना आ गया? 600। 2 में आता है तो इसको क्या लिखते हैं? अब देखो, अब हमने जब रिवैल्यूएशन बनाया था तो इस प्रॉफिट को मैंने यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यहाँ केवल क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या स्टेप है मेमोरेंडम बनाते टाइम? हम लोग जहां पे भी मेरा आंसर आएगा, चाहे वो 2 में आए चाहे वो 5 में, जहां भी मेरा आंसर आएगा उसके नीचे टोटल लगाने के बाद उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो।
टू पार्टनर मेरे कौन कौन एक्स वाई जेड है ना, टू एक्स टू वाई टू जेड। किस 600 रुपए को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करो। आपका जो ओल्ड रेशियो था वो है 1/2 1/3 1/6 6 3 2 1 3 2 1 में डिवाइड कर दो 300 200 100 ठीक है 600 ये डिवाइड कर दिए। अब आपको क्या करना है टोटल 600 लगाना है, ये नहीं लगाना 4650। इसी को बाई साइड में डिस्ट्रीब्यूट करो। इधर कर दिया 2 में तो करा, जहां भी आपका आंसर आएगा उसके नीचे तो ओल्ड रेशियो में, उसके उल्टे वाली साइड में न्यू रेशियो। ठीक है बाई रिटायर कौन हो गया वाई, जो रिटायर हो गया उसको छोड़ दो। अब आपका नया अनुपात क्वेश्चन में नीचे दे रखा है, कितना अनुपात है 3:2। इसको 3:2 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 180 और 180 नहीं 3:2 में जब डिवाइड करूंगा तो हो गया 360 और 240। क्लियर 3:2 में डिवाइड कर दो, यहाँ पे ओल्ड में और फिर यहाँ पे न्यू में, कितना हो गया 600। ये होता है मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो गई बात? ये अंतर होता है केवल इसका। और जब हम कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल में इस वाली साइड को रिवॉल्यूशन, इस वाली साइड को तो कैपिटल में कहां लिखेंगे बाई में, और इस वाली साइड को कहां लिखेंगे 2 में। बन गया बस। क्लियर है? नोट करो। अब बनेगा इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। वही नॉर्मल तरीके से बनेगा जैसे अपन लोग बनाते हैं। ठीक है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3 कॉलम अपन को बनाने भाई। ठीक है सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में देखनी है कैपिटल। बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो आपको दे रखी है लायबिलिटी साइड में, और जब लायबिलिटी में कैपिटल दे रखी होती है तो कहां लिखते हैं बाई। बाई बैलेंस बीडी 20 15 और 12 500 20,000 15,000 और 12,500। इसके बाद बांटना है रिजर्व फंड। किस रेशो में बांटना है ओल्ड में। रिजर्व फंड कितने का है 6,000 का बाई रिजर्व फंड 3,000 2,000 और 1,000। ठीक है इसके बाद बांटना है एसेट में। देखो एसेट में कुछ है क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप पहले मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन को देखो। बाई मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट कौन सा वाला जो 2 में आंसर आया था। बाई में कौन सा लिखते हैं 2 वाला। 2 में कौन सा आया था 300 200 और 100। एक आंसर बाई में आया था, बाई वाले को कहां लिखेंगे 2 में। टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट 360 और 240। क्लियर हो गई बात? आगे देखो गुडविल के लिए कह रहा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया 9,000 पर। कैलकुलेशन कर लो। फर्म की ख्याति, फर्म की जो ख्याति है वो 9,000 है, तो वाई का हिस्सा कितना होगा? वाई का हिस्सा होगा 9,000 इंटू 2/6 3,000 रुपए। कोई दिक्कत? इस वाई के हिस्से को कौन देगा एक्स और जेड। किस अनुपात में? गेनिंग रेशियो के अनुपात में। इसका जो गेनिंग रेशियो था वो कितना था 3:1।
न्यू रेशो था ये तो निकालो। देखो गेनिंग रेशो इसका पहले एक्स का न्यू रेशो कितना है 3/5। ओल्ड रेशो कितना था 3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18 - 15/30 कितना हो गया 3/30। इसी तरह से गेनिंग रेशो किसका निकालना है जेड का कितना था 2/5 न्यू रेशो माइनस 1/6 6 दूनी 12 5 एकम 5/30 कितना हो गया 7/। तो रेशो अपना फाइनली आया 3:7। तो 3000 को किस रेशो में बांटेंगे 3:7 में। तो 900 रुपए तो एक्स देगा और 2100 रुपए कौन देगा जेड। क्लियर। तो देखो एक्स कितना दे रहा है बाई एक्स कैपिटल एक्स तो दे रहा है 900 रुपए और बाई जेड कैपिटल जेड कितना दे रहा है 2100। किसके कॉलम में लिखते हैं जो अपना रिटायर हो रहा है। अब यह एक्स और जेड लिखा है तो एक्स और जेड के कॉलम में लिख दो 900 और 2100। वाई का छूट गया तो लिख दो वाई कैपिटल अकाउंट। को डाउट पहले वाले कॉलम का आंसर मैच कर लो पहले 20 और 3 23 और 3 23,300 23,300 में से ये 300 गए तो 23,900 गए तो 21,100 और 21,040 आंसर चेक करो। नहीं दे रखा ठीक है 21,040 टू बैलेंस शीट। अच्छा इसमें एक पॉइंट होता है अभी के भी समझ लो आप। क्वेश्चन में कहता है सभी संपत्ति व दायित्वों को पुराने मूल्यों पर दिखाना है। इसमें एक लाइन और देता है एवं संचयों को भी पुराने मूल्यों पर दिखाना है। एक ये लाइन और अगर क्वेश्चन में देता तो ये जो मैंने संचय बाई में लिखा है ना बाई में तो लिखूंगा ही लिखूंगा इसको 2 में भी लिखता 2 में कौन से रेशो में लिखता न्यू रेशो। समझ में आ गई बात। एक लाइन अगर ऐसी देता है क्वेश्चन में तो ठीक है ना। एग्जाम्पल है आपकी बुक में कैसा उसमें ऐसा दे रखा है ठीक है करके देखना। इसका टोटल लगा 15 और 2 17 17 और 2 19 19 20 20,200। इसका टोटल लगाओ 12 और 1 13,600। ये 20,200 क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा। कैश में देखो 20,200 रुपए है क्या हमारे पास बैलेंस शीट में। कैश में मेरे पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है ना पेमेंट करूंगा तो ओवरड्राफ्ट आएगा या जनरली आप इसको मान लो जब पैसा नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं लोन मान लेते हैं। इसका लोन आ जाएगा टू वाइज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से कितना आया 20,200 ठीक है। इसका 13,600 था 13,600 में से 4,000 घटाओ सॉरी 13,000 में से 2 गए तो कितने बचे 11 100 गए तो 11,500 200 गए तो 11,300 कितना बचे 11,260 11,260 ठीक है 23,300 20,200 13,600 ये बनेगा आपका कैपिटल। क्या अंतर था सेम टू सेम बनाया आपने केवल एक मेमोरेंडम 2 में आ गया बस इसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है ठीक है। करो इसको 22,040 कर लेना ठीक है ना 21,040 कर रखा था टोटल मिस्टेक थी सही कर लो। अब बनाओ बैलेंस शीट इसकी। देखो संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करना तो जो संपत्तियां हैं जितने मूल्य पर है उतने मूल्य पर लिखनी है बैलेंस शीट में ठीक है। और कैश चेंज हो सकता है अगर क्वेश्चन की बैलेंस कैपिटल अकाउंट में कहीं कोई कैश आपने लिखा हो तो नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है देखो बैलेंस शीट एज एड मतलब लिख दो यहां पे ठीक है यहां पे एसेट्स। अब बुक में जो भी एसेट आपको दे रखी है पुरानी बैलेंस शीट में योग की क्यों लिखनी है आपको कैश एट बैंक 1250। इसके बाद आपका डेटर
डेटर है आपका 8000 माइनस पीवीडी आपका 250 7750। इसके बाद आपको स्टॉक दे रखा है 12500 का, स्टॉक 12500। इसके बाद आपको दे रखी है मोटर वैन 4000, मोटर वैन 4000। इसके बाद आपको दे रखी है मशीनरी 17500, मशीनरी 17500। और इसके बाद आपको दे रखी है बिल्डिंग 22500, आपको बिल्डिंग दे रखी है 22500। देन टोटल आप लगा दो, टोटल वही आएगा 65500, 65500। ठीक है, लायबिलिटी पे आओ। लायबिलिटी में सबसे पहले आपका लिख रखा है बीपी, सॉरी क्रेडिटर 9500, क्रेडिटर 9500, ये क्या है आपकी लायबिलिटीज। इसके बाद आपका दे रखा बीपी, बीपी क्वेश्चन में दे रखा है 2500। रिजर्व फंड को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर रिजर्व फंड को मैंने दोनों साइड लिखा होता तो मैं रिजर्व फंड को भी यहाँ पे लिख देता। अब मैंने रिजर्व फंड कहाँ लिख दिया, बाई में कैपिटल में, तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब आएगा कैपिटल, कैपिटल से पहले लोन, वाइज लोन अकाउंट, कितने का लोन है भाई का देख के बता, 20,200। अब आएगा कैपिटल अकाउंट एक्स का और जेड का। एक्स की कैपिटल कितनी निकाली हमने, 22,040 और 11,260, तो ये तो हो गया 333,300। टोटल आप लगा लो, इसके बराबर आ जाना चाहिए। देख लो 2,500, 2,500, 33,300, 20,200, 65,500। दोनों साइड बराबर, अपना क्वेश्चन सही है।